तो आपको लिए चलेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं उसामा और हुमा। अस्सलाम वालेकुम। उसामा, हुमा, बताइएगा आज आपके प्रोग्राम में क्या कुछ होगा, हमारे नाजरीन को किस तरह से एंटरटेन करेंगे, किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा और अशर, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप लोग। हम भी कोशिश करेंगे इसी तरह इतने फ्रेश होकर लोगों को ताज़ा खबरें भी बताएं और उस पर तज्जिया भी हम एक्सपर्ट्स का आपके सामने रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत अहम है कि सिंध में, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है बलदियाती के बाद। अब उसके नुमाइंदे हर जगह छा गए, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर बात होगी। जी, इस पे तो हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन कुछ ट्रिब्यूट्स भी देंगे, जैसे कि मदर टेरेसा अगर होती तो आज उनकी 106 सालगिरह होती, तो उनकी भी हम बात करेंगे। खालदा रियासत एक हमारी बहुत ही अच्छी वेटरन एक्ट्रेस, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी डिवाइस आई है जो कि अगर आप कान में लगाएं तो आप कोई भी जबान है वो ट्रांसलेशन हो जाती है, उस पर हम मजीद बात करेंगे। और MQM के बारे में तो बात होगी ही, और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। अंदरूनी सिंध के बड़े शहरों के बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। सब इख्तियारात पीपल्स पार्टी के हाथ में आ गए। अब भी सूबे के हालात में बड़ी तब्दीली ना आई तो इंतखाबी फतूहात सियासी नाकामियों में बदल सकती हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत इजलास बुला रही है, ब्रीफिंग्स हो रही हैं, लेकिन सूबों को एतमाद में लिए बगैर बड़े फैसलों पर अमल होता मुश्किल नजर आता है। तहरीके इंसाफ के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। बाकी अरकान का ग्रुप बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात उठाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और जो किरदार किया उसमें उतर कर भी अपनी शनाख्त ना खोई, आज याद करेंगे खालदा रियासत को। कराची के बारे में हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, खास तौर पर इंतखाबात की, बलदियाती इंतखाबात की। अंदरूनी सिंध की अब बात आज हम करेंगे, कराची पर भी आएंगे, लेकिन जो सिंध में हो रहा है वो क्या कहें, सरप्राइज है या नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी हमने जाना है। बलदियाती इंतखाबात में अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। बदीन में मिर्जा, सांगड़ में पीर साहब पगारा, सजावल में शिराजी और थरपारकर में अरबाब गुलाम रहीम भी PPP की इंतखाबी जीत के सामने ना टिक सके। इंतखाबात के आखिरी मरहले में 22 जिला कौंसिलों में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। लाड़काना और सकर की मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। 31 म्यूनिसिपल कमेटीज में से पीपल्स पार्टी ने 26 में कामयाबी हासिल की और 139 टाउन कमेटियों में से 124 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। सखर और नवाबशाह में पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल क्लीन स्वीप किया। अदालत में केसेस ज़ेर समाअत होने की वजह से ठट्ठा में इंतखाब नहीं हुआ, लेकिन सजावल में पीपल्स पार्टी ने शिराजी ग्रुप का सफाया कर दिया। इंतखाबात से कबल ही सिंध के 14 अजला में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके थे। पीपल्स पार्टी की इन कामयाबियों ने इसे सूबाई हुकूमत के साथ साथ बलदियाती सतह पर भी इख्तियारात दिलवा दिए हैं। सूबे में तामीर और तरक्की के लिए अब पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी में कई गुना इजाफा हो गया है। नए वज़ीर आला, नई काबीना, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों और बलदियाती इंतखाबात में फतह के बाद भी अगर ये पार्टी सिंध के लोगों की हालत बदल नहीं पाई तो ये इंतखाबी फतूहात सियासी नाकामियों में भी बदल सकती हैं। देखिए, इस पे हम अब डिटेल में बात करेंगे। सिटी बाय सिटी चलते हैं सांगड़ से सबसे पहले, और ये भी पूछेंगे कि सांगड़ में मुस्लिम लीग फंक्शनल को शिकस्त क्यों हुई, ये जरूर जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अख्तर कुरैशी हमारे साथ हैं। अख्तर, प्लीज बताइएगा कि वजूहात क्या है इसकी। रोशनदीन जुनेजो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के उन कारकुनों को जो कि 2012 के जलसे के बाद से खुदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपने अंदर महसूस कर रहे थे या मकामी क़यादत से नाला थे, उनको तेज़ी के साथ अपने अंदर समोया और उनके साथ राब्ते कायम किए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो सांगड़ ज़िला सांगड़ के तालकों सांगड़, सिंझोरो, खिपरो और जाम नवाज अली में कमज़ोर पोजीशन में थी, एकदम ताकतवर पोजीशन में उभर के आई, जिसका नतीजा अब
कल के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात में जिसका नतीजा सामने आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा ज़िला काउंसिल की चेयरमैनी हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 4 म्यूनसिपल कमेटियों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के हिस्से में सिर्फ एक म्यूनसिपल कमेटी आई है और 11 टाउन कमेटियों में से फंक्शनल मुस्लिम लीग सिर्फ 2 टाउन कमेटियों पर अभी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन छठा की तो अगर हम बात करें तो वहां तो इंतखाब नहीं हुआ, लेकिन सजावल में शिराजी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, वो कहीं नजर नहीं आया। इस बारे में हम बात करते हैं शायद सिद्दीकी से। शायद सजावल में क्या हुआ शिराजी ग्रुप के साथ? और सजावल की जो सियासी जो है सूरत हाल है उसमें सैयद अवैध मुजफ्फर का जो है बड़ा अमल दखल है। उनका की PS 88 से जो है इलेक्शन लड़ा था और वो यहाँ से कामयाब हुए थे, जिसके बाद से उनकी सरगर्मियाँ ठट्टा और सजावल अजला में बढ़ गई थी। और इसके बाद जो है शिराजी ग्रुप के जितने बड़े बड़े जो उनके जो है हिमायत याफ्ता जो जिनके अंदर जिनका जो अपने अपने इलाके में बड़ा असर रसूख जो है रखते थे, वो तमाम जो मुख्तलिफ जो है कौमों के जो है अपने सरदार कहलाए जाते थे, वडेरे कहलाए जाते थे, उन्होंने जो है शिराजी ग्रुप को छोड़कर पीपल्स पार्टी जो है ज्वाइन कर ली थी। और हालिया बल्दियाती इंतखाब में इन सब ने मिलकर जो है शिराजी ग्रुप को हराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और उसकी जो दूसरी वजह है वो ये है कि शिराजी बरादरान ने हमेशा गैर जमाती जो इंतखाब होते थे बल्दियाती, जो हमेशा जो है आमरीत के दौर में होते थे, उसमें कामयाबी हासिल की है। और पहली बार जो है ये जमाती बुनियादों पर जो इंतखाब हुए हैं, ये ठट्टा और सजावल जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाया जाता था। शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी आपका। जी, बड़ा अपसेट मैं कहूंगी बदीन में हुआ, जहां जुल्फिकार मिर्जा साहब को कामयाबी हासिल ना हुई। और इस पर हम बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे हनीफ जई से। जी हनीफ, बताइएगा क्या हुआ वहां? देखिए, 19 नवंबर 2015 को जिला बदीन की 68 में से 64 यूनियन काउंसिलों पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 32 काउंसिलें डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा उसके इत्तेहादियों ने जीती थी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फतह थी और गैर मुतवक्का फतह थी, जो पीपल्स पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्रिया थी। लेकिन बाद डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा इस कामयाबी के तसल्सल को बरकरार नहीं रख सके। आवाम की एक बड़ी जो राय है वो ये भी है कि जो सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल है वो भी ज़िला बदीन में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की शिकस्त का एक बड़ा सबब है। लेकिन अगर देखा जाए तो साथ के साथ डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को उस हल्के में बड़ी कामयाबी मिली जहां से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा MNA की हैसियत से मुंतखब हुई थी। लेकिन तहसील मातली और तहसील तलहार में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और इन 2 तहसीलों और टंडोबागों की तहसीलों के जो इंतखाबी नताइज थे वो जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के हक में नहीं गए, जिसकी वजह से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को जिला में शिकस्त का बहुत सामना शुक्रिया करना पड़ा। आपका हनीफ जई। अब देखा आपने कि जहां जहां भी पीपल्स पार्टी छाई रही है, कोई ना कोई वजह हमें उसकी नजर आ रही है कि दूसरे ग्रुप जो किसी दौर में स्ट्रांग होते थे किसी न किसी तरह वीक हुए हैं। खास तौर पे जुल्फिकार मिर्जा साहब पहले तो बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी अच्छी उनकी पोजीशन थी, लेकिन जब एक टोटल अपसेट था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं की बात आई तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फनकारा की जिसके बारे में हम प्रोग्राम से पहले भी बहुत बात कर रहे थे। बड़ी आइकॉनिक, जिस तरह हुमा कहा करती हैं, क्या खूबसूरत उनकी अदाकारी थी और शख्सियत भी बड़ी पुरकशिश, बहुत ही अच्छा। और आप देख सकते हैं हम किन की बात कर रहे हैं, खालदा रियासत की हम बात कर रहे हैं। 26 अगस्त 1996 को पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा खालदा रियासत कैंसर के बायस कराची में इंतकाल कर गई। आज उनकी बरसी है। खालदा रियासत ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज 1970 में किया और लाहौर से उन्होंने ये शुरू की और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लातादाद ड्रामों और ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। उसामा, उनमें कौन कौन से थे अगर आपको कुछ याद हो? मारूफ ड्रामों में की अगर बात करें तो लाजवाल, मानी, दो किनारे, एक मोहब्बत, सौ अफसाने, नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी और हाफ प्लेट, कौन भूल सकता है। ये उनके ड्रामे हैं जो बहुत मशहूर हुए। और उनका जो आखिरी ड्रामा था परेशान, अगर आपने साजिद को देखा होता ना तो आप भी परेशान हो जाते। ऐसा लगता है कि गलती से नामुकम्मल ही दुनिया में आ गए हो और ऊपर से बिल्कुल बदहवास से रहते हैं और शादी मुझसे करना चाहते हैं। मुझसे। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा से। मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, हमेशा से। आप मेरे ख्वाबों और ख्यालों पे छाई होती हैं। मैं कलमा पढ़कर सोती हूँ, इसलिए मुझे बुरे ख्वाब नहीं आते। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि
मत कहिए, आपको कहाँ की तकलीफ हो रही है? सुनिए तो मुझे आपसे शादी करनी है। मैं कतई नहीं चाहती आपसे शादी, समझे आप? कमाल उनका अंदाज है। ये उनका पहला ड्रामे का क्लिक हम दिखा रहे थे और उसमें भी ये इतनी कॉन्फिडेंट थी, एंड शी न्यू एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या करना है। और ये एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस आयशा खान, उनकी बहन है। ये ट्रिविया मैंने कहा जाते जाते जरा दे दूं, नॉट द आयशा खान जो आजकल है, पुरानी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। सो या अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ एक बड़ी खास शख्सियत मौजूद हैं। हम थोड़ी देर पहले जिस तरह बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी छाई हुई है अंदरूनी सिंध में बलदियाती इंतखाबात में, तो हमारे साथ आज मौजूद है सक्खर के नौ मुंतखब मेयर अरसलान इस्लाम शेख साहब। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये क्या, किस तरह से क्लीन स्वीप कर लिया पीपल्स पार्टी ने, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि हम बताते रहते हैं कि मसाइल बहुत हैं, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है खत्म नहीं हुए मसाइल, उसके बावजूद इस तरह क्लीन स्वीप, इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह तो बिल्कुल सामने है कि जो लोगों का एतमाद है वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और यही वजह है कि जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में पूरा देखें क्लीन स्वीप किया है। तो अवामी मैंडेट दिया गया है पीपल्स पार्टी को अवाम ने। अच्छा, आप तालीमी याफ्ता हैं बहुत, आपने पढ़ा, और के बारे में कहा जा रहा है कि आप सबसे यंग हैं मेयर। सक्खर तीसरा बड़ा शहर है, तो आपके प्लान्स क्या हैं सक्खर के लिए? इतने मसाइल, गंदगी है, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, सेहत की सहूलतों का मसला है, तो बहुत से मसाइल हैं उनके। लेकिन जो बेसिक इश्यूज होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है प्राइमरी कंसर्न विद रिगार्ड टू म्युनिसिपल सर्विसेज, जिसके अंदर आपके सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है और वाटर सप्लाई है। तो इस वक्त वाटर सप्लाई पे हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बिकॉज देयर इज अ कंपनी NSUSC, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये 6 सिटीज़ के अंदर, मेगा सिटीज़ के अंदर नॉर्थ सिंध के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर हमने जो वाटर सप्लाई से किया है, तो ये बखर आइलैंड पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, वाटर इनटेक, उससे सक्खर की सिर्फ वाटर सप्लाई जो है वो 11 MGD से 30 MGD पे आ जाएगी। ये काम आपने पहले से ही शुरू किया हुआ है? जी, क्योंकि मैं इस NSUSC के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ और चेयरमैन भी रहा हूँ, चेयरमैन ऑडिट भी, चेयरमैन। आप अगर इजाजत दें, यासिर फारूकी हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या मसाइल हैं सक्खर शहर के। यासिर, बताएं जरा क्या क्या मसाइल हैं सक्खर में जिन पर तवज्जो देनी होगी नए मेयर को? जी, ओसामा और हुमा, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। सक्खर शहर दरिया सिंध के किनारे आबाद है, लेकिन उसके बावजूद सक्खर के बेशतर इलाकों में अक्सर औकात जो है पानी की सप्लाई मअतर रहती है। वाटर सप्लाई की जानिब से जो पानी शहर भर में मुहैया किया जा रहा है वो इंतहाई गंदा और मटीला पानी है। सेवरेज का निज़ाम शहर भर में जो है खस्ता हाल है सेवरेज का निज़ाम का, जगह जगह गटर उबलते हुए नजर आ रहे होते हैं। अगर बारिश हो जाए तो नशेबी इलाकों में तो पानी खड़ा होता ही है, जो नशेबी इलाके नहीं है वहां भी कई फुट पानी हमें खड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो तबाही हाली का शिकार है, तबाही के दहाने पे खड़ा नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी बुलंद इमारतें तो तामीर कर दी गई हैं, फ्लैट, रहायशी फ्लैट तामीर किए गए हैं, लेकिन तामीर करते वक्त वहां पे ना ही सेवरेज के सिस्टम का ख्याल रखा गया है और ना ही वहां पे जो है पार्किंग का कोई ख्याल रखा गया है, जिसके बाद शहर में जो है ट्रैफिक का मसला एक अहम इशू बन चुका है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में डिस्पेंसरीज हैं, वो ज्यादातर जो गैर फाल हैं या जो फाल भी हैं, या तो वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है या वहां पे दीगर अमला मौजूद नहीं है। जो गंदगी है शहर भर में, उसके कचरे जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में पड़े नजर आते हैं। नसासिक इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद शहर जो है अभी भी एक गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। अच्छा, अरसलान, हमारे रिपोर्टर ने तो हमें थोड़ा सा डरा ही दिया कि सक्खर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो काफी अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है। मतलब ये प्रॉब्लम्स तो पहले भी एड्रेस हो जा सकती हैं। 8 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी है, तो पहले क्यों नहीं एड्रेस किए उन्होंने ये इशूज? देखिए, जहाँ तक यासिर साहब ने अभी बात की, तो उनसे मैं एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो मैं उसमें आप लोगों को भी इन्वाइट करूंगा कि आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा मेजर चेंज हम लेके आए, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट और वाटर सप्लाई ड्रेनेज पे उन्होंने कहा, तो मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा कि वो ठीक कह रहे हैं। तो कब तक होगा ये मेयर साहब? जी देखें, इसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊं कि हर चीज़ का एक थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, उसकी प्लानिंग्स होती हैं, चीज़ें टेंडर स्टेज पे आती हैं, फिर ये NSUSC जो है ये ICB कॉन्ट्रैक्ट्स करती है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की गाइडलाइंस के ऊपर कर रही है।
अंदाजन कितना वक्त लग जाएगा? मैं आपको एग्जैक्टली वही थोड़ा सा सारा बता देता हूँ। असल में लोगों को ना इतनी समझ नहीं आती कि वो टाइम फ्रेम चाहिए। अच्छा चले मैं फॉर मास्टर्स इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ कि जो हमारा 11 MGD से 30 MGD वाटर सप्लाई पे है, ये इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इस साल। और ये जो है 30 इयर्स से हमारा इस चीज़ पे डिज़ाइन चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। आज से 4 महीने पहले इसका संगे बुनियाद रखा था और इंशाल्लाह दिसंबर में हम इसका इफ्तिताह करेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट का दोनों पे आ रहा हूँ। वाटर सप्लाई पे पहले कंप्लीट कर दूँ। जैसे 3 हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, तीनों 1 बिलियन के हैं। उसको स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है IBG कंसल्टेंट, यूरोप की वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट है, उन्होंने डिजाइन किया है। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह टेंडर स्टेज पे आप देखेंगे विद इन 15 डेज इसका टेंडर हो जाएगा एंड बिफोर जून 2018 ये हम कवर करेंगे। इसी के साथ इसकी DNI जोन्स हैं, रिंग मैन है, तकरीबन 5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये जून 2018 से पहले हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दैट्स गुड। वाटर सप्लाई का हो गया। सॉलिड वेस्ट का मैं आप देखें, आज आप तारीख नोट कर लें तो विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि पूरे सिंध की हिस्ट्री में ऐसी सॉलिड वेस्ट की व्हीकल्स नहीं आई जो सखर के अंदर आई। 26 अगस्त को बाकी लिखना शुरू कर देंगे बिकॉज़ वी वुड लाइक टू आस्क यू कि उसका क्या हुआ। 50% आ चुकी हैं, वो तो मैं आपको अभी दिखा भी चुका हूँ, दिखा भी सकता हूँ सखर के अंदर। कोरिया से अभी रिमेनिंग शिपमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला विद इन 30 डेज आप देखेंगे हम उसकी भी इनॉग्रेशन करेंगे। ओके, वेस्ट वाटर डेफिनेटली दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, क्योंकि इस वक्त करंटली पैरेलल जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो वेस्ट वाटर का है। उसी वजह से रोड्स हमारी नहीं सस्टेन कर पाती हैं। और जब 11 MGD से 30 MGD पे वाटर सप्लाई चले जाएगी तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा हमें पेश आएगा। तो उसके ऊपर हमने कंसल्टेंट से डिजाइन करवा लिया है और ऐसा हमने प्रोजेक्ट डिजाइन किया जो ऑन ग्रेविटी बेसिस पे। ठीक है, जब ग्रेविटी बेसिस पे होता है तो उससे ये होता है कि जो डिस्पोजल, ये भी 2018 से पहले हो जाएगा मुकम्मल। इसकी मैं आपको डेट नहीं दे सकता क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंडिंग मुझे सिर्फ ये खुशी हो रही है, देखिए यंग ब्लड इंजेक्ट करें अगर आप सिस्टम में तो यू ऑलरेडी हैव अ प्लान व्हिच इज वेरी इनकरेजिंग कि कुछ नई चीजें कुछ होने वाली हैं। थोड़ा सा इस पे और ब्रीफ करूंगा, सॉरी। हम आएंगे, हम आप ही की तरफ आ रहे हैं। मुख्तलिफ मौजू भी शामिल करते रहते हैं। हमने बहुत से सवालात अभी आपसे और करने हैं, लेकिन वो कुछ चीजें हमें भी इंजेक्ट करनी पड़ती हैं, कुछ खबरें भी साथ साथ। खैर, ये खबरें तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज जिस पे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके हैं और वो देखते हैं हमारा शो ताकि उनको पता चले। तो कुछ रेसिपीज पे हम आ जाए। वीकेंड है, आपने आज क्या बनाना है? चिकन हरियाली की हम आपको क्विक रेसिपी दे रहे हैं, देन यू कम बैक टू अस। हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, 5 हरी मिर्चें और आधा कप दही ब्लेंड कर लें। थोड़े से तेल में साबुत गरम मसाला, कटी हुई प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आधा किलो चिकन भून लें। हरे मसाले वाली दही और पानी डालकर गोश्त गल जाने तक पका लें। जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और खुश्क कसूरी मेथी शामिल कर दें। चिकन हरियाली तैयार है। अरे वाह! अच्छा, ये जो अरे वाह है मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है और पीपल्स पार्टी की जीत पर भी मैं कहूँगा अरे वाह। लेकिन अरसलान साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का एक क्या कहा जाता है कि जो बड़े खानदान हैं वो साथ हैं और ये वजह भी है पीपल्स पार्टी की जीत। आप बिला मुकाबला मुंतखब हुए, आपका पूरा खानदान पीपल्स पार्टी में है, तो ये फेवरेटिज्म नहीं होगा कि एक चंद ही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी जिनको लेकर चल रही है, आम आदमी उस तरह सामने नहीं आ रहा? इन बल्दियाती इंतखाबात में भी जो होने आम आदमी के लिए चाहिए वो सामने आ सके। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है तो वो फिर दोबारा अवाम के मैंडेट के हिसाब से दिया है। तो लोग समझते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने मेयर बना दिया, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दे रही है, लेकिन उसके अंदर अवाम का जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको कंसिडर करके ही पॉलिसी डिसीजन इस तरह पार्टी की लीडरशिप लेती है। लेकिन आपके वालिद साहब भी सेनेटर हैं अगर मैं गलत नहीं? जी बिल्कुल। तो फिर तो वो हुआ ना कि फैमिली एक वो सेनेट में भी हैं, आप बल्दियाती लेवल पर भी आप आ गए, तो वो एक ही खानदान के पास काफी। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की इज वेरी क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स। सेनेट के अंदर आपका लेजिस्लेटिव रोल है, आप फॉर पॉलिसीज को लीगल शक्ल देते हैं। नेशनल असेंबली में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी होती है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ऑन रोड ऑन ग्राउंड डिलीवर करती है पब्लिक के जो डे टू डे डिलीवरी की आप बात करें। लेट्स प्रायोरिटाइज थिंग्स। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 3 म्युनिसिपल सर्विसेज का मैंने आपको बताया, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है या एजुकेशन है वो तभी बेहतर हो सकती है जब आप इनटेक लेते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। बिल्कुल, हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, सेकंड। नो, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज
वाटर सप्लाई, Water वेस्ट supply, वाटर अच्छा, वो तीनों एंड तो हो गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। राइट, वो तो आपको द बॉल इज रोलिंग ओवर देयर, वो तो आपने ऑलरेडी नहीं, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू दीज फैक्ट्स। जो आप देखें, अगर आप साफ हवा लेंगे तो ही एक बच्चा अच्छा पढ़ाई कर सकता है, साफ पानी लेगा तो ही वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ेगा, तो देन ही विल प्रॉस्पर ना। अगर तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है। सेकंड प्रायोरिटी डेफिनेटली एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि जब लोगों के अंदर सिविक सेंस होगी, अवेयरनेस होगी, तो ही हम आगे चलेंगे, एज ए नेशन कंबाइन आगे चलेंगे। थर्ड प्रायोरिटी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंटरफेथ हारमोनी। हमारे आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के अंदर बड़े इस तरह के फसादात हुए हैं, लोगों के अंदर आप देखें एक मायूसी या ज़बान का फ़र्क या मज़हब का फ़र्क, तो इंटरफेथ हारमोनी मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सिविक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, मेरा ख्याल है आपकी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी हैं। सफाई का काम, एजुकेशन, हेल्थ नंबर 2, और उसके बाद डेवलपमेंट पर आप आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ी अच्छी प्रायोरिटीज हैं आपकी। मुझे लग रहा है नए वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब इसी तरह बात कर रहे थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो रही। बट वी होप, हमारी दुआएं हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं। आपने 1 महीने का भी कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट में, कूड़ा करकट की सफाई में 1 महीना, 26 अगस्त, अब 26 सितंबर तक हम नोट कर रहे हैं, मैंने तारीख लिखी है। और हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, बिकॉज यू आर यंग और यंग जनरेशन से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस थे। वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि आप सब वो करें जो आपने अभी कहा है। I will try to correct on one thing. ये इसके ऊपर अभी आपने कहा 26 अगस्त तक पूरी सफाई में कंप्लीट चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन चूंकि हम मैकेनाइज सॉलिड वेस्ट कर रहे हैं, तो मैकेनाइज सॉलिड वेस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड मशीनरी है, इट विल बी देयर विद इन 1 month. So then it will start working too. जी, एटलीस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका। सखर के मेयर आज हमारे खास मेहमान थे, जियो पाकिस्तान के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, नहीं, ब्रेक हम लेंगे, जरूर लेंगे। इतनी जल्दी में उसामा आप क्यों होते हैं? लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपके साथ शेयर करना चाहते थे। टोटली वे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। प्रियंका चोपड़ा को तो आप सारे जानते ही हैं, आजकल हॉलीवुड में हर चीज़ पर हुनर आजमा रही हैं, और इस बार उन्होंने ट्राई किया है ब्रिटनी स्पीयर्स का मशहूर गाना टॉक्सिक, और वो भी किसके साथ? ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड स्टार। कह रहे हैं इस कोशिश पर प्रियंका चोपड़ा की, अब क्या कह सकते हैं, हर काम मेरा ख्याल है हर इंसान हर चीज़ में मतलब आपको घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ काम बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें। जैसे कि अभी अरसलान शेख आए हुए थे, बहुत उम्मीदें हैं उनके साथ, और हमको बता रहे थे कि इस वक्त वो यंगेस्ट मेयर है पाकिस्तान के, लेकिन हमेशा से यंगेस्ट नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी एक बहुत यंग मेयर बन चुके हैं। वो कौन थे उसामा? ट्रिविया माय गेस इज फारूक सत्तार। इनको बताया हुआ था हमने 28 साल की उम्र में। सो देयर यू गो। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और आज एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ हैं, हमें जियो पाकिस्तान पे ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद किया है। उलूमी करीम उनका नाम है। पहले उनके बारे में कुछ आप देख लें और फिर हम उनसे बात करते हैं। दुनिया भर में मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उलूमी करीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर बेंटम वेट में 19वां रैंक हासिल कर लिया है। उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा थाईलैंड में किक बॉक्सिंग से की और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के फाइटर के तौर पर जाने जाते हैं। गुज़िश्ता महीने उन्होंने फिलिपाइन के शहर मनीला में होने वाली चैंपियनशिप बाउट में 4 साल से लगातार फाते रहने वाले यलविंदर सिंह को शिकस्त दी। इसमें तो बहुत जोर की लड़ाइयाँ हो रही थी। उलूमी करीम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और बड़ा ही खतरनाक किस्म का ये मार्शल आर्ट्स मुझे खेल लग रहा है, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स है क्या खेल? जी देखिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे कि इसके नाम से जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि दुनिया भर में जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट के जो मार्शल आर्ट्स जो हैं उन सब को जो है ना, उन सब को जो मजमुआ है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता है। तो ये जो ऐसा खेल है जिसके अंदर तमाम मार्शल आर्ट्स जो है ना यूज़ होती हैं, ख्वाह वो पैरों पे खड़े रह के जो है लड़ने की सलाहियतें हों, या तो ज़मीन पे किसी को गिरा के जो है उसमें जो है ना फाइट करने की सलाहियतें। भारतीय मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट जलविंदर सिंह के साथ आपका मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। आप नर्वस थे कि क्योंकि सबका फोकस होता है जब इंडिया के साथ कोई मुकाबला हो रहा हो? बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि पहली फ़ाइट थी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, और ऊपर से मेरी जो फ़ाइट थी वो इंडिया के साथ थी। जो अहमद मुश्तबा हैं उनकी डिफेंस था फिलिपिनो फेवरेट जो थे उनके खिलाफ। तो रमज़ान में जो है सहरी तक ट्रेनिंग करना, दिन भर यूनिवर्सिटी होती थी, फिर एग्ज़ाम्स आ गए बीच में,
जो है कोचेस ने जो है सेपरेट टाइम देने के लिए फिर उनसे टाइम लेना होता था, तो बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और ये वेकेशंस वगैरह जो थी वो भी हमने 3 हफ्ते जो है फिलीपींस में जाके जो है ट्रेनिंग की वहाँ पे। एक जो आपका ट्रेडिशनल अपोनेंट होता है उसको हरा के तो बहुत ही अच्छा लगता है, और खासतौर पे जब पाकिस्तान इंडिया का कोई भी मैच हो रहा हो तो बड़ी खुशी होती है अगर पाकिस्तान ही जीत जाए। तो आपने इस खुशी का इजहार किस अंदाज में किया? देखें, रिवायती हमारे हरीफ तो वो हैं, लेकिन ये था कि प्रेशर इतना मेरे पे बिल्कुल कोई नहीं था, क्योंकि मुझे फीलिंग ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत जाऊंगा। लेकिन उनके भारतीय हरीफ होने से ज़्यादा जो है मुझे जिस बात का जो खुशी थी जो जीत की, कि इनका 5-0 का रिकॉर्ड था, बहुत ही टफ फाइटर हैं और उनके जो है ना बैकग्राउंड है कुश्ती में, तो अखाड़े के जो है पहलवान उठ के MMA में आ गए और उनका बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड था, बहुत ही सॉलिड उनका रिकॉर्ड था। 5-0 4 साल से अनबीटन रहे थे जब से उन्होंने MMA शुरू की थी। तो ऐसे फाइटर से लड़ने का और उनके बाद फिर उनसे जीतने का बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में, आपको क्या लगता है आपकी इस जीत से अब लोग इस तरफ तवज्जो देंगे और एजाज़ात मिल सकते हैं पाकिस्तान को? इस मुल्क में हम क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो हमें सब कहते थे कि इसका कोई स्कोप नहीं है, मार धाड़ वाली गेम है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोग्रेस करते गए और आज जो है इस मुल्क में जो स्कोप है हमारी वजह से बन चुका है। तो बिल्कुल अगले 8-10 सालों में जो है ना, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि दुनिया के जो नंबर 1 MMA प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जो है आप पाकिस्तान के फाइटर्स और ढेर सारे चैंपियंस। बहुत शुक्रिया उर्मी करीम, आपने हमें वक्त दिया। बहुत मुश्किल काम है, थैंक यू सो मच। और आप बड़े टफ हैं कि आपने मतलब इतनी, और आपने देखा कितने तहम्मुल से, कितने इत्मीनान से, रिलैक्स फाइट बड़ी खौफनाक सी होती है। हालांकि आप समझते हैं कि कोई इस तरह फाइटर्स होंगे, चैंपियंस होंगे तो जरा उनका स्टाइल अग्रेसिव भी होगा, लेकिन इनसे बातें करते हुए बिल्कुल कोई एग्रेशन नहीं। आप ये ना समझे कि हमने उनको स्टूडियो में इसलिए नहीं बुलाया कि कहीं किसी बात पर गुस्सा कर जाए तो यहीं पर शुरू हो जाए फाइट, लेकिन ऐसा नहीं। हालांकि आप तो तैयार बैठे हुए थे ना कि मतलब कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हम पीस लविंग लोग हैं, वी आर पीस लवर्स। जब पीस की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है MQM के बारे में हमने बात करनी है, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बारे में, किस तरह उनके दफातर जो हैं उनको सील किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर बने थे। कराची में MQM के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की बात करते हैं। MQM के मुबैना गैर कानूनी दफातर के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। रात में भी मौसमियात समेत मुख्तलिफ इलाकों में MQM के सेक्टर ऑफिस गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान चौक समेत मुख्तलिफ जगहों पर यूनिट ऑफिस सील कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये सब दफातर जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए थे। ये सिलसिला कल शुरू हुआ था जब MQM के गढ़ 90 और मुक्का चौक से मुत्तहिदा के बानी की तस्वीरें हटा दी गई और मुक्का चौक का नाम तब्दील करके शहीद मिल्लत लियाकत अली खान चौक रख दिया गया। 22 अगस्त की हंगामा आ रही मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। उधर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी MQM के बानी की तस्वीर, बैनर्स और पोस्टर हटा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से दीवारों पर की गई मुल्क दुश्मन चौकिंग मिटाने का भी हुक्म मिला है। मुत्तहिदा कारकुनों की जानिब से किसी भी तरह की मज़ामत या रद्दअमल सामने नहीं आया है। तो ये एक ताज़ा खबर है। बहरहाल इस बारे में हमने अभी मजीद बात भी की और हम कोशिश करेंगे कि मुत्तहिदा कौम के किसी अहम रहनुमा से इस बारे में जान सकें, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी तौर पर नहीं बनाए गए थे दफातर। तो अब आगे उनका लाहेमल क्या होगा इस बारे में हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसामा, ये बात यह है कि अभी हम जितना भी देख रहे हैं TV पे, ऑब्वियसली MQM के बहुत से लीडर्स हैं जो आके बहुत से उनसे सवाल हो रहे हैं, कोई क्लियर कट जवाब हमें मिले नहीं अभी तक। क्या ख्याल है आपका? बहरहाल वो यही कह रहे हैं कि बस हम देख रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं और ऐसे सूरत वाज़ेह होगी। कोशिश तो हो रही है। जितनी देर वो लगाएंगे देखने में कि क्या हो रहा है, वो हमें भी समझाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ और बातें कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो लिहाजा बात हम क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड फॉर अ चेंज। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की हमने काफ़ी अरसे से बात नहीं की। वो आजकल चेक रिपब्लिक के खूबसूरत शहर प्राग में है और वहाँ वो शूटिंग कर रहे हैं और अपनी नई फिल्म द रिंग की वो शूटिंग कर रहे हैं। और शाहरुख की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं जिनमें वो डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की इस फिल्म के लिए सीन रिकॉर्ड करते नजर आए। और इम्तियाज़ अली की पहले भी कुछ फिल्में बड़ी ही अच्छी निकली हैं, बहुत ही वो सोच के फीलिंग्स के साथ वो मूवीज बनाते हैं। और फिलहाल
शाहरुख की जो मद्दाह हैं वो इंतजार कर रहे हैं। उनकी एक और फिल्म है रईस, जिसमें हमारी पाकिस्तानी माहिरा खान। रिंग असल में मुझे याद आ रही थी, इस तरफ भी ये चल पड़ा है। और मैं आपको बताऊं, द रिंग एक्चुअली जो नाम है ये एक जापानीज मूवी की रीमेक भी थी, जो कि बहुत हॉरर मूवी है। आई वॉच्ड इट, वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट मूवीज आई वॉच्ड, द रिंग के नाम से। तो अब शाहरुख की वैसे लग नहीं रही वो स्केरी। देखते हैं रिंग मूवी कैसे होती है। आपने उनके डायरेक्टर की तो बड़ी तारीफ कर दी है, बहुत अच्छी उनकी रॉक स्टार मूवी थी। एक पहले आई थी जब वी मेट, उनकी मूवी थी, शायद आप जानते हैं। फॉलोअर लग रही है। आई लाइक हिम, मुझे अच्छा, एक और खबर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद होना चाहिए। इसके लिए हुकूमत ने चंद रोज में 4 अहम इजलास किए, लेकिन अभी इस बारे में सूबों से मुशावरत होना बाकी है। साना कोयटा के बाद मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने ही कम से कम 4 इजलासों की सदारत की। एक इजलास मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ की सदारत में भी हुआ। ये सारे इक़दाम अपनी जगह अहम है, लेकिन सूबों को इस अमल में शामिल किए बगैर जो भी फैसले किए जाएंगे इन पर अमल नहीं हो सकेगा। दूसरा अहम नुक्ता, नेक्टा का फाल ना होना है। हालांकि इस इदारे को फाल करने के लिए बार बार आवाजें उठती हैं और बार बार यकीन दहानियां भी कराई जाती हैं। हमारे मुतालिक है वफाकी हुकूमत के, इस पे हमारा वो प्रोग्रेस नहीं है, उसका तरीक़ाकार तय है, फंडिंग भी कमिटेड हुई है, इस पे इंशाल्लाह पेशरफ्त हुई है। काउंटर टेररिज्म फोर्स पे मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, मगर इस पे इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग इज इन प्लेस। वी हैव अ न्यू वेरी गुड वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर एज हेड ऑफ नेक्टा। आप देखेंगे कि इस पे पेशरफ्त होगी, इस पे फंडिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से कमिट हो गई है, और इसकी जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, मैंने कल प्रॉब्ली मीटिंग की जिस पे ये तय हुआ कि इसके ऑफिस को किस तरह कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल ये एक ऐसा एरिया है जो शायद जो मुश्किल था ही नहीं, उसको सिर्फ पैसे देने और उसका जो ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, तो नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म अपनी सदारत में होने वाले इजलासों में रियासती इदारों की कारकर्दगी को सराहते भी हैं और इनकी कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान भी करते हैं, लेकिन खुद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ कम अज कम 2 मरतबा खुलकर नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल ना होने का शिकवा कर चुके हैं। गुज़श्ता दिनों एक इजलास की सदारत करते हुए जनरल राहिल शरीफ का कहना था कि प्लान पर अमल दरामद में सुस्त रवि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को भी मुतासर कर रही है। मदारिस में इस्लाहात ना होना, दहशतगर्दों की माली मुआमलत ना रुकना, फाटा में इस्लाहात ना होना, क़वानीन की कमजोरी और सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलियत और सलाहियत ना बढ़ाना, वो बड़ी खामियां हैं जिन पर काबू पाना हुकूमत के लिए निहायत जरूरी है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि सूबों को साथ मिलाया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए, उनसे बात की जाए। तजिए के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार हैं जाहिद हुसैन साहब, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। पाकिस्तान, और ब्रेक से पहले हम नेशनल एक्शन प्लान पे बात कर रहे थे और इसके तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जी बताइएगा कि सानिया कोयटा के बाद नेशनल एक्शन प्लान के बड़े ही जलसे हुए, बहुत इधर उधर लोग आए गए और कुछ में तो प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन क्या उम्मीद की जाएगी कि इजलासों का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि कोयटा के हादसे के बाद जो है अचानक गवर्नमेंट भी जाग उठी है और फिर उसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी है जिसके सरबराह जनरल जंजुआ हैं। तो लगता तो कुछ यही है कि कुछ हरकत तो हुई है कि जो है 3 मुस्तकिल इजलास भी हुए हैं। उसके बाद ये है कि मॉनिटरिंग कमेटी के भी इजलास हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने भी एक और मॉनिटरिंग कमेटी की भी जो है सदारत की है। लेकिन मसला ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी बाकी है। सिर्फ ये था कि जो है उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट है क्या उस पर पूरी तरह अमल दरामद होता है या नहीं होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये आती है कि सबसे पहले तो ये करें, आपके जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी साथ लेके चलें, क्योंकि जब तक आप एक कोई मुश्तरका प्रोग्राम नहीं बनाते हैं इस पे पूरी तरह अमल दरामद शायद मुश्किल। यही बात जो आप फरमा रहे हैं जाहिद साहब, क्या सूबों की उसमें मुशावरत के बगैर, उनको शामिल किए बगैर इस पर अमल हो सकेगा नेशनल एक्शन प्लान पर? देखिए, एक बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त सिर्फ मरकजी हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि इसमें सूबाई हुकूमतों की भी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। इससे पहले जो एपेक्स कमेटी बनी थी, सूबाई एपेक्स कमेटियाँ हर जगह काम कर रही थी, लेकिन यही है कि जो है जब आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो इसमें एक सबसे बुनियादी जिसमें आप कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों का भी एक अमल दखल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जिसको हम नेक्टा कहते हैं,
उसको आपको रिवाइव और पूरी तरह एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो है नेक्टा का जो एक लिहाज से चार्टर है उसमें तो तमाम सूबाई हुकूमतों की भी नुमाइंदगी होती है, उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नुमाइंदगी होती है। लेकिन अब तक लगता है ये कि पिछले 5-6 साल हो चुके हैं उसका चार्टर मंजूर हुए हुए, अभी तक नेक्टा जो है पूरी तरह जो है अभी तक अमल दरामद नहीं हो सकी। एक तो सबसे बुनियादी खामी ये है कि नेक्टा उस वक्त तक जो है फंक्शनल नहीं हो सकती है जबकि उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग हो और उसमें वहाँ पे फैसला, और बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो सरबराही है वो वज़ीर आज़म करते हैं, जिसमें तमाम चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है। अगर ये नहीं होता है, नेक्टा अगर पूरी तरह अमल दरामद उसमें नहीं होता उसके चार्टर पे, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि मॉनिटरिंग कमेटी भी अपना काम अंजाम दे सकती है। जी जाहिद हसन साहब, जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ के मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह बनने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि नैब पर बेहतर अमल दरामद किया जाएगा? देखिए वही बात आती है कि ठीक है नासिर जंजुआ साहब काफ़ी मुतहरिक आदमी हैं, लेकिन बात वही आती है कि सिर्फ एक आदमी के या सिर्फ एक सरबराह बनने से कोई तब्दीली नहीं आती है जब तक कि आप जो है इसमें संजीदा ना हो। जैसे पहले अभी बात हो रही थी कि आपको नेक्टा को जो है फाल बनाना पड़ेगा, आपको सूबाई हुकूमतों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर फ़र्ज़ की ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर यह है कि एक फ़र्द के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी है, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी भी अपना काम उस वक्त अंजाम दे सकती है जबकि जिसके जो और इदारे हैं वो भी मुतहरिक ना हो। तो फिर वही बात आके ले दे के रह जाती है कि अगर आप नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को मुतहरिक नहीं करेंगे जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी मौजूद है, तो फिर यह है, इसका कहा नहीं जा सकता है कि जंजुआ साहब जो हैं अपनी मॉनिटरिंग कमेटी को एक लिहाज से जो उसका फ़र्ज बन के आता है वो बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। और जो बातें आपने कही हैं सब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दी जाएगी और उस पर भी हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त हुआ है कि हम एक और ट्रिब्यूट दें। आज हम अपने शो में ट्रिब्यूट्स भी दे रहे हैं। पहले हमने खालदा रियासत साहब की बात की थी और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी भी क्या बात है। उसामा आप बताएंगे किसकी बात हो रही है? गेस्ट वर्क शुरू में मैंने बताया मदर टेरेसा की आज बात हो रही है, और अगर आज वो होती तो 106 उनकी सालगिरह मनाई जाती। और उनके बारे में हम क्या क्या बातें बताएं। वो कहाँ को बिलोंग करती थी? मैसेडोनिया के शहर स्कोप में पैदा हुई थी। नौजवानी में वो हिंदुस्तान आ गई थी और कैलकाटा में रिहाइश इख्तियार की और फिर करीबन 60 साल तक वो गरीबों और बीमारों की देखभाल करती रही। जी हाँ, और उनकी बेपनाह खिदमात के सिले में 1989 में उन्हें नोबेल इनाम दिया गया। 1962 में भारतीय हुकूमत ने इन्हें पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न से नवाजा। ये दो बड़े हाईएस्ट ऑनर्स हैं, इंडियन हाईएस्ट ऑनर्स हैं, ये उनको नवाजा गया। और 5 सितंबर 1997 में वो कोलकाता में इंतकाल कर गई। उनको बहुत से ऐसे अवार्ड्स मिले हैं जो दुनिया में और किसी को नहीं मिले। बिल्कुल, और अब देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको सेंटहुड भी मिल रही है एंड दैट माइट हैपन जस्ट नेक्स्ट मंथ। उनकी 20th डेथ एनिवर्सरी पे शायद उनको सेंटहुड भी मिल जाए, जिसके 2 मिरेकल्स भी रिकग्नाइज किए गए हैं। मूविंग ऑन, एक नई मूवी आ रही है जी राज रीबूट के नाम से, जिसमें है इमरान हाशमी है और उनका नया गाना जो है वो रिलीज हो गया। आप गाना देखें और हम लेते हैं। जिस तरह हम आपको खबरें बता रहे होते हैं और हम खबरें देख भी रहे होते हैं। अभी आप देख रहे थे वजीर खजाना पाकिस्तान के इसहाक डार साहब खिताब कर रहे थे, तो 8वीं वज़ीर खजाना कॉन्फ्रेंस है सार्क की और वज़ीर आज़म भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस बारे में जो भी खबरें होंगी वो आप तक जरूर पहुँचाएगा जियो न्यूज़। तो देखते रहें जियो न्यूज़ और अभी देखें जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। जिवानी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला बताता है कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। बड़े खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को खित्ते में जारी बैरूनी साजिशों को दुनिया के सामने लाना होगा। लश्कर जंगवी के अमीर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। ऐसे इक़दाम बताते हैं कि हुक्काम फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस कल अदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन में संजीदा हैं। और 14 साल के लड़के ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले ली।
7 साल की लड़की ने मैट्रिक कर लिया, 4 साल का बच्चा 9वीं जमात में जा पहुंचा। लखनऊ के मजदूर के सब नौनिहाल कमाल। मतलब हम अपने घरों में बच्चों को कहते हैं ना, छोटे बच्चे की देखो कितनी अच्छी ABCD बोल रहे, देखो इसने कितनी अच्छी पोएम गाई। मतलब इन बच्चों को जरा आप देखें कि ये तो मेरा बच्चा नवीं मामला ही कुछ और है। इसके बारे में हम जरा बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है। कोई जादू है इसके पास, कोई खास चीज खिलाता है अपने बच्चों को। 14 साल का बच्चा या फिर कंप्यूटर एम्बेड किया हुआ है बच्चों के अंदर या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा भी हो जाएगा फ्यूचर में, मैं आपको बता रही हूँ। आप भी अगर हैरान हैं तो अपनी हैरानी कायम रखें, क्योंकि इस पर आगे चलकर हम कुछ और बात भी करेंगे। क्योंकि तालीम की लगन हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती, रुकावट कोई नहीं रहती, और कोई रुकावट बहुत बड़ी नहीं होती, और हर रुकावट को दूर किया जा सकता है। ये साबित करके किसने दिखाया है? चीन के बच्चों ने, जो स्कूल पढ़ने जाते हैं और कितना चढ़ाई पर देखिए जरा कि वो कहाँ तक पहुंचते हैं। 1 किलोमीटर की वो चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर उनका स्कूल उन्हें मिलता है। जरा जगह देखिए और वो किस तरह चल रहे हैं। मतलब ये कोई इजी पाथ नहीं है कि सीधा सीधा किसी ने रूट काफ किया हो। कमाल। मेरा ख्याल है कि शायद ये सबसे मुश्किल रास्ता होगा किसी स्कूल का, और 1 किलोमीटर तक इस तरह चढ़कर जाना, तो पढ़ाई के साथ साथ इनका जिस्म भी मजबूत हो रहा होगा। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, इतनी लगन पढ़ाई से। और मेरा ख्याल है जो माएँ अभी देख रही हैं, बच्चे तो शायद इस वक्त स्कूल में यकीनन होंगे, तो उनको जरूर अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये क्लिप आप देख लें और दिखाएं बच्चों को किस तरह बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां पर। तो उसमें सीढ़ियां उन्होंने लगाई हुई है, रस्सियां वो यूज कर रहे हैं। उन पेरेंट्स का, उन वालिदैन का भी क्या दिल होगा कि वो अपने बच्चों को रोज सुबह तैयार करके कहते हैं हाँ बेटा जाओ स्कूल। पहाड़ी चढ़ जाओ, पहाड़ी चढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ा बहुत खूबसूरत मुश्किल इलाका था, कमेंडेबल। और एक और खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का, हम उसकी बात करेंगे, गवादर। तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, लेकिन जो मसाइल हैं वो भी नजर आ रहे हैं। दहशतगर्द भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी फैलाई जा सके। इसी बारे में हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज जिला गवादर की तहसील जिवानी में लेविस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में तहसीलदार समेत 7 एहलकार शहीद, जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। इस अफसोसनाक वाक़े की कड़ियां हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मिलती हैं। 8 अगस्त को कोयटा में वकला को निशाना बनाकर 70 से ज्यादा अफराद शहीद कर दिए गए, जिसे आर्मी चीफ जनरल शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के खिलाफ साजिश करार दिया, और वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने इसे खुले लफ्जों में रॉ की साजिश करार दिया। इस खदशे को मजीद तक़वियत देने वाला बयान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आया, जिन्होंने 15 अगस्त को भारत की यौम आज़ादी पर खिताब में खुलकर बलूचिस्तान पर बात की, और फिर फौरन ही पाक अफगान सरहद के साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया और चबन बॉर्डर सील करना पड़ा। इसी दौरान काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, जिसके बाद जनरल राहिल शरीफ ने चमन और आवरान के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन का हुक्म दिया। यह हकायक सामने आए कि यह हमला मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से ही ऑपरेट किया गया। एक तरफ जहां अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है, वहीं अफगान क़यादत का दहशतगर्दी की हर वारदात के बाद झूठा वावेला भी बहुत से सवालात पैदा कर रहा है। और अब जिवानी में लेविस पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तानी क़यादत को यह वाज़ेह पैगाम मिला है कि इसे खित्ते में जारी भारतीय साजिशों को दुनिया के सामने लाने के लिए हंगामी इक़दामात अब करने ही होंगे। ये काम अब लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि हालात अगर कंट्रोल करने हैं तो दुनिया को बताना होगा कि भारत क्या क्या साजिशें कर रहा है। कोयटा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से हम बात भी करेंगे और उनसे इस वाक़े की तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यह हमला किया गया है और अब इसके बाद किया क्या जा रहा है, किस तरह कोशिश हो रही है कि इन दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब ये ऐसी जगह है, आप गवादर का सोचें तो आप इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। आप हमेशा सोचेंगे दहशतगर्दी जो भी हो रही है वो जरा मेजर सिटीज में रहेगी, एटलीस्ट आवाम होगी, कोई थ्रेट होगा। लेकिन ये सीपेक का ही मामला लग रहा है कुछ। बिल्कुल वहां पर लेविस को बाकायदा चेक पोस्ट को अटैक किया गया है और 7 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 4 जख्मी हुए हैं, और यकीनन काफी बड़ा ये हमला किया गया है और बहुत इसकी प्लानिंग की गई होगी। और एक तरफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि अफगानिस्तान में अगर दहशतगर्दी हर दफा इल्जाम लगा दिया जाता है। ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये किस तरह हो रही है, कौन कर रहा है? सलमान अशरफ हमारे साथ हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। सलमान, सबसे पहले तो बताएं क्या कुछ पता चल सका है इस हमले के बारे में? कितने हमलावर थे, किस तरह उन्होंने हमला किया? जी, इस हवाले से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बात हुई, उनका कहना है कि हमलावरों की तादाद के हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। ताहम ये बात उन्होंने ज़रूर कंफर्म की है कि ये कालादम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, जिन्होंने पहले लेविस की चेक पोस्ट पर पहुँच के पोजीशनें ली और सेट के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें वहाँ से बुलाया गया है कि वो आएँ और तमाम सूरत हाल जो पहले से वो घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने न सिर्फ ये कि फायरिंग की बल्कि उन पर दस्ती बम भी फेंका है। ताहम बाज़ ज़राए के मुताबिक दस्ती बम के अलावा भी जो दीगर असला
आपस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मुताबिक इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद को आज 11 बजे उनकी तदफीन की जाएगी। और जहाँ तक रही इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल, तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर सर्च का सिलसिला शुरू नहीं किया, क्योंकि दूर अफ्तादा इलाका है और तकरीबन गवादर से 70 किलोमीटर के फासले पर यह जगह वाक़या है और पाक ईरान बॉर्डर के नज़दीक है। वहाँ पे कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो इस हवाले से न सिर्फ है कि हमसाया मुल्क और उनके सिक्योरिटी इदारों को लिखा जाएगा, बल्कि अपनी जानिब से भी मुकम्मल तौर पर तैयारी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में पेशकदमी करेंगी। जी सलमान, ये बताएं कि अब कोयटा में जो वाक़या हमने देखा 8 अगस्त को, उससे भी इसकी कड़ियां जुड़ती हैं इस हमले की? जी ओवरऑल अगर सूरत हाल देखी जाए तो तमाम जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसमें कालदम तंजीमें न सिर्फ ये कि वो मुलविस करार दी जा रही हैं, बल्कि वो उसकी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी भी कबूल करती हैं। 8 अगस्त का वाक़या हुआ, उसके बाद आज का ये जो गुज़श्ता शाम को वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी जो सिक्योरिटी ज़राए और जो ज़िला इंतज़ामिया हैं वो ये दावा कर रही हैं कि इसमें कालदम तंजीमों के जो शरपसंद है वो इसमें शामिल हैं और उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो इस हवाले से अगर कहा जाए तो ये तमाम एक अगस्त के महीने में तमाम जो पुरअमन सूरत हाल चल रही थी, एक अमन की फिजा अवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उभर रहा था, उसको सबोताज़ करने की एक साजिश है जिसके तहत ये तमाम वाक़यात ऊपर तले रूनुमा हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि ये दहशतगर्द पकड़े जाएंगे और दहशतगर्दी का पूरे मुल्क से खात्मा होगा और इक़्तिसादी राहदारी जिसकी हम मुसलसल बात करते हैं, अहम मनसूबा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के बड़े मनसूबों में से कहा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, और पाकिस्तान की तारीख का तो यकीनन एक बड़ा मनसूबा है। और रोज़ सुबह हम आते हैं, इस शो की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी ख्वाहिश यही होती है और कोशिश भी यही होती है, इफ़ वी कैन डू दैट, कि कोई इस किस्म की खबर पे हमें बात ना करनी पड़े, और इस किस्म की खबर पे इसलिए बात ना करनी पड़े कि ना हो, ऐसी चीज़ें हो ही ना रही हों, लेकिन एवरी डे इज़ अ न्यू डे। और ख़ास तौर पर रात भर में भी कोई अहम बयान सामने आया हो, कोई अहम वाक़या हुआ हो, वो भी हम आपके सामने लाते हैं। और इसी तरह की एक और खबर है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि एक दिन पहले MQM छोड़ चुके, डॉक्टर आमिर लियाकत ने दावा किया है कि इन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल कर दिया गया तो जिम्मेदारी कायद MQM पर होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत का कहना था कि वो धमकियां देने वालों की आवाजें पहचानते हैं। मैं आवाजें जानता हूं और मुझे जिनको उन आवाजों के बारे में बताना है मैं बता दूंगा, लेकिन वो ये ना कहें कि कोई कंफ्यूजन है। देयर इज नो कंफ्यूजन। मुझे पता है कि वो क्या जुमले हैं और क्या कहे गए हैं और क्या बात कही गई है। मुझसे कहा गया है कि तुम्हें पाकिस्तानी परचम से बहुत मोहब्बत है, उसी में दफन होना और उसी में दफनाए जाओगे बहुत जल्द। आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब पे जाएगा शक? बिल्कुल, अल्ताफ हुसैन साहब शक तो नहीं, बल्कि आपने कहा अल्ताफ हुसैन साहब जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदार और आप आवाज को पहचानते हैं, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कॉल कराई थी तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब मिलिटेंट विंग चलाते हैं, तो बिल्कुल चलाते होंगे, जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि MQM पाकिस्तान और लंदन अभी एक ही जमात है। फारूक सत्तार को बानी MQM के बयानात से ही नहीं, खुद बानी MQM से भी अलहदगी इख्तियार करना होगी। मैंने सबसे पहले मुर्दाबाद नारे को डिफेंड नहीं किया, मैंने उसकी मुखालफत की थी। मैंने इस पर्चा और उसके बाद फिर तकरीर हुई, फिर माफी, फिर तकरीर, फिर माफी, फिर तकरीर, फिर माफी, फिर तकरीर। ये कब तक होगा? फारूक सत्तार भाई की गुजारिश है 10 बस्ता कि वो ये सब चीजें करने के बजाय मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान करें। पर माइनस अल्ताफ फारूक सत्तार साहब में क्या अर्ज है? ठीक है, चलने दे फिर फारूक भाई को ऐलान ला ताल्लुकी करना होगा, करना चाहिए उनको, ये उनका जिम्मेदारी है। उनकी एक स्ट्रेटजी है कि वो बजाय इसके खुद को ला ताल्लुक करें, MQM को अल्ताफ हुसैन साहब से ला ताल्लुक कर रहे हैं एक स्ट्रेटजी के तहत, तो आप अप्रिशिएट करें ना। कहां कर रहे हैं? और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान सार्क वज़ीर ख़ज़ाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, ये देखते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers of SAARC member states, Secretary General SAARC, Secretaries of SAARC countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome the Honorable Ministers, delegates from the SAARC member states, Secretary General of SAARC and other distinguished guests to the 8th meeting of the SAARC Finance Ministers in Islamabad. I hope that the distinguished guests are enjoying their stay in this city. Excellencies, 3 decades ago, the South Asian leadership made a commitment
to accelerate the economic growth, social progress, and cultural development of our region. Promoting the welfare and improving the quality of life of the peoples of South Asia was the key idea behind this thinking. The increasing interdependence and the notion of shared goals and common concerns were the genesis of the South Asian Association of Regional Cooperation. By realizing the commitment of leaders enshrined in SAARC Charter, we can all progress and bring economic stability and prosperity, including social uplift for our generations. Ladies and gentlemen, in this era of globalization, the world's focus is on finding regional solutions to common problems for the economic and social progress of the masses. Increasing connectivity, ease in communication, freer trade, and finding innovative solutions to hunger, poverty, and food insecurity has helped the world to enhance regional and sub-regional cooperation. The transboundary effects of climate change, spread of diseases, economic spillover, and social evils are being countered by joint strategies at the regional level. The interdependence calls for an ever greater cohesion among the SAARC member states. South Asia is a region of vast opportunities, endowed with abundant human and natural resources. It is home to 1/5 of the humanity and has a rich civilization. Its untapped wealth and underutilized resources provide opportunities for development and prosperity of the region. To optimally harness this potential for the peace and prosperity of our people, SAARC provides a platform to collectively work for making the region free of economic constraints and social ills. Excellencies, Pakistan believes that a SAARC solution to our regional issues by fully supporting all initiatives taken to the SAARC platform, its ideals and objectives as enshrined in its charter, the social charter and the developmental goals will be the way forward. Pakistan has also been a strong advocate. सार्क वज़ीर ख़ज़ाना कॉन्फ्रेंस 8वीं कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर आज़म का खिताब इसमें जारी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब इलाक़ाई सतह पर ताउन कर रही है ताकि इलाके के लोगों के मसाइल हल करने किए जा सकें और सबको मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। इसी तरह से इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं और यही मकसद है सार्क कॉन्फ्रेंस का। इससे पहले हम आमिर लियाकत हुसैन साहब की भी बात कर रहे थे और उनके कुछ स्टेटमेंट्स पे आगे क्या स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। आमिर लियाकत हुसैन के बयान पर MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं इस वक्त इल्ज़ाम लगाना आसान है, अभी ठहराव और सोचे समझे की ज़रूरत है कि ऐसा वाकई है या ये साजिश है। लियाकत को भी मैं ये मशवरा दूंगा उनको भी कि आमिर भाई इसमें बहुत जो है वो ठहराव की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये कोई साजिश है या वाकई में कोई ऐसा कर रहा है और क्या वो जानते भी है कि उनको जो थ्रेट्स आ रही हैं वो कौन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरे साथ इसको शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में हम मिलकर जो है वो उस हकीकत तक पहुंच जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। पहले प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि MQM दफातर अगर गैर कानूनी तौर पर कायम है तो भी हुक्काम को पार्टी क़यादत से बात करके कोई अमल उठाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान में और तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलाए जाएंगे तो ये नफरत का इजहार है, ये आईन और कानून में कहीं नहीं है। अच्छा, ये जो और अगर बल्दिया उज़्मा कराची अगर ये एक लैंड लॉ ये एनक्रोचमेंट समझकर भी हटाया जा रहा है तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? भैंस कॉलोनी में जा रहा है और जो पाकिस्तान भैंस कॉलोनी में आपका जो यूनिट ऑफिस मुस्मार किया गया है 93B इसका नंबर है आपके यूनिट का, तो ये तो सरकारी जमीन पर कायम था, तो क्या सरकारी जमीन पे कायम यूनिट ऑफिस एक सियासी जमात का यूनिट ऑफिस मुस्मार करना ये आपके ख्याल में गलत है?
100% दुरुस्त है, लेकिन जब हमने एक मौका दिया है तो हमें पहले ये मौका देते कि हम अपने हाथों से MQM पर पाबंदी से मुतालिक बात करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि ऐसी नौबत आई तो पार्टी आइन में तब्दीली की तरफ देखा जा सकता है। उसी MQM की अगर शायद किसी चीज को हमें तब्दील करना पड़े तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस शिक को जो कि एक ऐसे संगीन वाक़ये में इस्तेमाल हो गई कि जहां फैसले का कुल इख्तियार या कम से कम हमारे फैसलों की तौसीक का इख्तियार जो है बानी तहरीक के पास, अगर हमारे इस फैसले को अदालत में ले जाया गया कि आपने अपने आइन से इनराफ किया है तो मेरी जरूरत हो सकती है कि मैं चेंज करूं। हम कोशिश करेंगे फारूक सत्तार साहब से इस बारे में और बात हो सके, हम कोशिश करें उनसे राब्ता करने की। जो कुछ हो रहा है अभी, दफातर जो सील किए गए हैं या मिसमार किए जा रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर थे, उस पर वो क्या अब उनका मौक़िफ़ इस वक्त क्या है, किस तरह वो सोच रहे हैं, इस पर बात करने के लिए। और ख़ास तौर पर आमिर लियाकत साहब ने जो बात कही है कि क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं कि सिर्फ बयान ही नहीं MQM के कायद का, बल्कि उनसे भी बतौर शख्सियत भी उनसे कोई अलहदगी के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं। वैसे उसामा, एक हफ्ता पहले कोई सोच सकता था ये क्या होने वाला है, या शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन लिटरली ये जो MQM पार्टी और जो सारे लीडर्स जिनके हम नाम ले रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, जो भी सब कुछ हो रहा है, ये किस तरह चीज पलटी है और इट इज क्वाइट अनबिलीवेबल। तेजी से तब्दीली आ रही है। बहरहाल हमने आज जिस तरह बात की है MQM के बारे में, और एक हमारी टॉप स्टोरीज में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर भी शामिल थी, अगर आपको याद हो, कि 4 साल के बच्चे ने किस तरह नवीं जमात में एडमिशन ले लिया, तो वो भी हमने अभी शामिल करनी है। बहरहाल एक और बात याद आ गई जो आपने शुरू में बताया जी, एक बात जो मैं करना चाह रही थी, जो शुरू में बताया था, देखिए अगर आप किसी और मुल्क जाते हैं और आपको बात की समझ नहीं आती तो वो मसला भी अब हल हो गया थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। एक मोबाइल ऐप आई है जिसके जरिए आप एक कान में डिवाइस लगाएं और अगला बंदा समझे कि आप फ्रेंच नहीं जानते और अगला बंदा फ्रेंच में बात कर रहा है, लेकिन आपको उस डिवाइस के थ्रू आवाज जो आएगी वो आपकी अपनी जबान में आएगी, लिहाजा यू विल टोटली अंडरस्टैंड कि अगला बंदा क्या कह रहा है। ये मशीन नई इजाद की गई है और ये एयर पीस है जो कानों में लगाया जा सकता है और उससे अंग्रेजी बोल रहा हो। ये एक्चुअली 4 लैंग्वेजेस में अभी फिलहाल आई है, जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है, इंग्लिश है और एक और भी जबान है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी तरफ से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। उसामा, यू थिंक ये अरबिक, उर्दू और हमारी सारी लैंग्वेजेस में भी आएगी? बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जिस तरह फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश ज़बानों में तो आ ही गई है, इंग्लिश में भी, तो अब मेरे ख्याल इनमें भी आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी आ जानी चाहिए एक डिवाइस के हमें पूरी तरह समझ आ जाए जो हमें बताया जा रहा है कंट्रोल रूम की तरफ से। इतना समझ ही नहीं आती हमें भी, बोली तो उनकी उर्दू ही है। ये जो हमारे कान में हमारे प्रोड्यूसर है ना इस वक्त हमें काउंटडाउन एक दे रहे हैं, तो उसामा का इशारा उनकी तरफ था कि उनकी बातें भी हमें समझ आ जाया करें। कभी कभार वो कुछ बोलते रहते हैं और हम तो झेल लेते अपने काम में, कई दफा मगन रहते हैं, उस पर उनको शिकायत भी होती है। लेकिन ये एयरपीस तो देखते हैं कि कब ऐसा आता है, लेकिन ऐसा कोई एयरपीस नहीं आने वाला कि आप हुमा की सारी बातें समझ सकें। क्यों, मतलब व्हाई डिड यू से दैट? मेरी तो इतनी क्लियर कट, मैं तो बड़ी सिंपल हूँ, मैं तो बड़ी, आप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं, सादगी भी नहीं ना समझ आती, ये भी होता है। ओह वेल, मूविंग ऑन। उसामा ने भी एक स्टोरी का जिक्र किया था ऑफ स्मार्ट चिल्ड्रन के बच्चे हैं। लखनऊ की एक फैमिली है, बड़ी गरीब फैमिली है, जिनके बच्चे अनबिलीवेबल हैं, अमेजिंग हैं, और इनमें से कभी आप सोच सकते हैं, अच्छा एक ट्रिविया क्वेश्चन, कभी आप सोच सकते हैं कि आप 4 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? उसामा, आप क्या कर रहे थे 4 साल की उम्र में? मैं भाग दौड़ना सीख रहा था। कुछ नहीं, कोई अर्लीस्ट मेमोरी भी नहीं होगी आई एम श्योर। लेकिन यहाँ लखनऊ में एक बच्चा 4.5 साल का है और उसने 9th ग्रेड में एडमिशन ले लिया है एंड ही इज इन द 9th ग्रेड। मतलब मेरा नेफ्यू है, वो इस वक्त सीधी बातें ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो है 4 साल का बच्चा 9वीं जमात में पहुंच चुका है और अनानिया वर्मा लखनऊ के रहने वाला है और भला का ज़हीन है, बहुत ज्यादा, बहुत ज़हीन है। और इसका बाप जो है एक मजदूर है और अनानिया अकेला नहीं, इसके दीगर बहन भाई भी कमाल के हैं। क्योंकि भारत के शहर लखनऊ का एक खानदान तालीमी मैदान में दुनिया की आप क्या कहें कि रिकॉर्ड ही है जो इसने बना दिया अनानिया। और सिर्फ ये 4 साल का है जिसका हुमा भी जिक्र कर रही है, 8 माह का, 4 साल 8 माह का है। और इसके साथ साथ इसके भाई शैलेंद्रा ने सिर्फ 14 साल की उम्र में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की थी। अंदाजा लगाएं आप,
और वो भी 74.93%, 74.93% नंबर लेकर। और बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैनात है, 14 साल का बच्चा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको सीरियसली कौन लेगा। और इनकी एक बहन भी है जो कि सुषमा उसका नाम है, और वो भी कोई पीछे नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि सुषमा ने यूपी बोर्ड से सिर्फ 7 साल की उम्र में मैट्रिक किया, और भारत में अब तक एक रिकॉर्ड है ये कि वो 7 साल की उम्र में वो अपना 10th ग्रेड कंप्लीट कर चुकी थी। देख रहे हैं इस बच्ची को, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही है क्या? इनके बारे में कहा जाए किस तरह? पता है, आप अगर इनकी शक्लें भी देखें तो आपको पता चल जाता है कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है। देयर इज सम जीनियस गोइंग ऑन इन देम। आई एम श्योर भारत छोड़ेगा नहीं, और ये इन्वेस्टिगेट करके ही छोड़ेगा कि ये हो क्या रहा है इधर इस घर में, ये बच्चे इतने ज़हीन कैसे निकलते हैं। वैसे अगर ये पाकिस्तान होता, खासतौर पर पंजाब की अगर बात करें, तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे होते और फौरन उन्होंने कोई इदारा बना दिया होता, इनकी तालीम और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता। जब शहबाज शरीफ साहब की आप बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में आ जाते वो पहुंचे होते तो उन्होंने पहना क्या होगा। आपको पता है ना, आई एम अ फैन ऑफ हिज ड्रेसिंग अप एंड ऑल, उनकी टोपी और उनके लॉन्ग बूट्स एंड ऑल, तो मैं उधर पहुंच गई थी। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं और फिर मैं हुमा से और कुछ पूछ लेता हूँ कि क्या क्या ख्याल इनको आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं इस बारे में। हुमा मुझसे सवाल पूछती रहती हैं और अब मैं सरप्राइज करने लगा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि वैसे तो सारी पाकिस्तान की बड़ी जमातें कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाती हैं, आजकल एक ऐसी जमात है जिसको अपने अंदर ही काफी मुश्किलात का सामना है। हाँ, अपने अंदर ही। ओके, क्योंकि हर किस्म की है ना यहाँ जमातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेरी गुड गेस, कोई मुश्किल नहीं था वैसे। तोहफा हम तकरीबन रोज ये बात करते हैं। सही जवाब का कोई तोहफा नहीं मिलता है इस घर में। तब तक मैं लोगों को खबर बता देता हूँ कि क्या खबर है। तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, बागी अरकान का ग्रुप मुतहरिक होने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी जैसी इत्तेहादी पार्टी भी साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पीटीआई के नाराज या बागी ग्रुप की एक अहम मीटिंग अगले माह होने जा रही है। खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडर्स ग्रुप कहने वाली जमात की सेंट्रल कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मुस्तकबिल के राह अमल और तरजीहात का तयन मुतवक्के है। फाउंडर्स ग्रुप में चारों सूबों और विफाकी दारुलहुकूमत के अकबर शेर बाबर, नवीद खान, जावेद इंतजार, हसन शाह, ख्वाजा इम्तियाज एडवोकेट, महमूद खान, यासिर नसीम, जावेद इकबाल, मसूद शामिल हैं। अकबर शेर बाबर का कहना है कि फाउंडर्स ग्रुप के कयाम का मकसद पीटीआई का आइन बहाल करना, पीटीआई में मौजूद आमरीत के बुत को तोड़ना, इमरान खान के गैर जमहूरी तर्ज सियासत का एहतसाब करना, इक़्तिदार की सियासत खत्म करके उसूल और अक़दार की सियासत को बहाल करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करप्ट माफिया से पाक करना है। इन्होंने बताया कि इमरान खान के फर्स्ट कजन और पीटीआई के बानी मेंबरान में से एक सईदुल्लाह खान न्याजी ने भी इनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो भी पहली बड़ी मीटिंग का हिस्सा होंगे। मियांवाली में न्याजी कबीले के सरबराह सईदुल्लाह खान न्याजी कहते हैं कि इनके कजन इमरान खान तहरीक इंसाफ के असल नजरिए से हटकर स्टेटस को से जुड़ी ताकतों के साथ मिल चुके हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को कब्जा माफिया से छुड़ाना नागुज़ीर हो चुका है। पीटीआई को यही एक मसला दरपेश नहीं बल्कि दीगर और बहुत से मामला पार्टी लीडरों के लिए चैलेंज की हैसियत रखते हैं। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक से मुख्तलिफ मामलात पर नाला है। इसी तरह कराची में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पीटीआई के मेंबरान की जानिब से एमक्यूएम के हक में वोट देने के मामले पर इमरान इस्माइल, अली जैदी और नईमुल हक के दरमियान कशमकश ने पार्टी की साख को किसी हद तक जरूर मुतासिर किया है। पीटीआई की फंडिंग का मामला भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है और फिर सबसे बढ़कर जेहलम जैसे अहम हल्के में 31 अगस्त को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जमात इस्लामी और काफ लीग तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग की हिमायती बनी हुई है। अंदाजा करें कि किस किस जगह पर, किस किस महाज पर तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, मजीद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब से। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से आपकी असल शिकायत क्या हैं और ये जो वजह है ये नजरियाती हैं, आइडियोलॉजिकल हैं या आपकी ज़ाती कोई प्रॉब्लम्स हैं? आज अगर खान साहब अगर सिर्फ बनी गाला में खड़े होकर अगर नीचे देखें ना पहाड़ी से, तो उनको तहरीक इंसाफ के ऐसे लोगों के वहाँ बंगले नजर आएंगे करोड़ों रुपए के, जो इस्लामाबाद से पेशावर जो है हाईएस्ट में बैठ के जाते थे। इसी तरह आप उनकी जायदादें चेक करें जो उन्होंने प्रॉपर्टियां बनानी, कहाँ से आई? तो तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत में जो वजीर हैं उनके बैंक अकाउंट्स में आई है, अवाम में कोई तब्दीली नहीं आई। ये मेरा इख्तलाफ था और ये वक्त ने साबित किया कि जब तक आप खुद एक साफ सुथरी टीम, काबिल बाएतमाद टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे, आप अपना मकसद, अपना मंशूर किसी सूरत नहीं हासिल कर सकते और ये अवाम को धोखा देने के अलावा कुछ। लेकिन आपके साथ लोग कितने हैं? आपका मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकते हैं? आप आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाअल्लाह
मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और जो कायदीन है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई है वो हमारे साथ बैठेगी। वो इसलिए कि याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने कुर्बानी दी है, हमने उनको देखा है, हमने 16 साल उनके साथ सड़कों पे जद्दोजहद की है। वो वर्कर आज घर में बैठा है। खान साहब के तमाम जुलूस जलसे आज नाकाम क्यों हैं? इस वास्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जुनूनी वर्कर था वो मायूस हो चुका है। हमने उसको मायूसी के उस माहौल से निकालना है। हमने उसको दोबारा एक उम्मीद देनी है कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबा किबला को ठीक किया जा सकता है। वो लोग आपको मेरे साथ नजर आएंगे इंशाल्लाह, और खान साहब के साथ मां सिवाय एक आध के काफली के अलावा कोई नहीं रहेगा। तो फैसला खान साहब ने करना है कि वो काफली की क़यादत करना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेन्युइन तहरीक इंसाफ थी उसके साथ बैठ के और मामलात को तय करना। अच्छा, आपने अपनी ग्रीवियंस बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की है, लेकिन अगर पीटीआई की क़यादत ने आपसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, आप लोगों को बुलाया, तो आप लोग राजी होंगे इस पे? हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाने निकले। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाने का ये वाहिद रास्ता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो खान साहब है वो एक जो बानी अरकान की कमेटी है उसको वाले, और हमारे ये बुनियादी 3-4 मुतालबात है। अगर वो इन मुतालबात पे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें बातचीत से तो कोई नहीं, हम खान साहब के 16 साल हमने उनके साथ, जैसे मैंने कहा, हमारी कोई उनसे जाती, लेकिन हमने कोई किसी किस्म का कोई अपने ज़ाती मफाद को सामने नहीं रखना। हमारे ये 3-4 बुनियादी मुतालबात है। अगर इन मुतालबात पे वो अमल करने के लिए तैयार है तो हम बातचीत के लिए भी तैयार है, और अगर वो तैयार नहीं है तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस हद तक जाएंगे कि हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी डालेंगे कि ये तहरीक इंसाफ असली है और ये जाली पीटीआई काफ लीग है, और हम मुकाबला करेंगे जैसे कि मैंने इलेक्शन कमीशन में केस किया, इसी तरह हम इसकी कानूनी हैसियत को भी चैलेंज करेंगे जो आज तहरीक इंसाफ है, जो हमारे नज़दीक एक गैर कानूनी जाली 2 नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हमने इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, लगता है कि आप बड़ा चैलेंज बन सकते हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ तो आपको पता है कि इमरान खान की शख्सियत की गिरदी फिलहाल तो घूमती है, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे सारी ऑलमोस्ट पार्टीज हमारी ऐसी हैं कि किसी ना किसी को कोई ग्रीवेंस जरूर होती है। आपको पता है वीकेंड है, और वीकेंड पे हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं, कुछ फिल्म्स वगैरह बता देते हैं कि अगर आप देखना चाहें। खैर ये अभी आई नहीं है फिल्म, लेकिन आने वाली है, आज रिलीज हुई है एक्चुअली। तो इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट द टिकट्स आप देख सकते हैं। मूवी का नाम क्या है जी? एक्शन थ्रिलर है वैसे मूवी, और नाम है मैकेनिक रिसरेक्टेड, रिसरेक्शन। मैंने कहा हो गया होगा मतलब रिसरेक्टेड। एनीवे जी, आज रिलीज हो रही है ये मूवी, और अंदाज है वो घबराते नहीं है कि उनके सर पे बाल नहीं है, क्योंकि वो स्टाइल है उसामा, मतलब वो बाल गिरे नहीं है उनके जैसे। लोगों ने लगवा लिए हैं, लेकिन जेसन जो है वो कहते हैं नहीं। अच्छा, अगर मैं कह दूं ना कि मुझे मतलब ये पसंद है, तो उसामा ने तो उनका मजाक उड़ाना ही उड़ाना है। ड्राइवर बना दिया अच्छे वाले ट्रांसपोर्टर को, बिल्कुल मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ट्रांसपोर्टर अच्छा चले, उसमें ड्राइव नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना, या कभी लोगों को या किसी कोई ऐसी चीजों को, पार्सल है, लड़ाई शड़ाई शुरू हो जाती है और बड़ा वो। लेकिन ही इज ऑलवेज वेरी सीरियस। आई थिंक उनको कोई डिफरेंट मूवीज भी करनी चाहिए। कभी कभार वो कॉमेडी रोल्स में भी बड़े ही अच्छे आते हैं। ब्रिटिश मूवीज में मुझे कुछ नाम नहीं याद आ रहे, बट ही हैज ग्रेट कॉमिक टाइमिंग एज वेल। मैं मानता हूँ मुझे जेसन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी को भी एक चीज फर्स्ट नेम बेसिस पे आगे जेसन के बारे में इनको नहीं पता। जेसन स्टैटम। अच्छा, एनीवे जी, एक और चीज़ जो हमने आपको बतानी है, जो कि मुझे फ्रैंकली थोड़ी सी शॉकिंग लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत से पाकिस्तानी यही पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 53% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड से ना वाकिफ हैं, और वो नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड किस बला का नाम है। और मंगल के रोज गैलप पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे के नताइज मंजर आम पर आए, जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी कौम ये जानती ही नहीं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, या क्रेडिट कार्ड किस मसरफ के तहत बनवाया जा सकता है और उसके क्या फवायद हैं। तो लिहाजा ये काफ़ी एक सैड बात है। सर्वे में मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन से पूछा गया क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और जवाब में 53% ने कहा कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं। 46% ने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड का मसरफ तो समझते हैं, और जबकि 1% ने जवाब दिया कि जवाब देने से बेसिकली इनकार कर दिया, उनको कुछ नहीं पता था। और ये सर्वे 13 से 20 जून तक गैलप पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी हुआ, जिसके बाद में गिलानी रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से रिलीज किया गया। और गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक
साल 2015 के इख्तिताम तक पाकिस्तान में डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद, जिसमें मैं भी हूँ, अंदाजन कोई 2.5 करोड़ के लगभग हो चुकी थी, जिसमें यकीनन रवा साल जो है वो इजाफा डेफिनेटली हुआ होगा। लेकिन इसके मुकाबले में 2015 के इख्तिताम तक मुल्क भर में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद सिर्फ 14 लाख के करीब देखने में आई थी। तो इट्स अ गुड थिंग, और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो बहुत बाहर जाते हैं मुल्क से, उनको क्रेडिट कार्ड की रखना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। और डेबिट कार्ड से बेहतर चीज़ तो कोई मैं कहती हूँ याद ही नहीं हुई, बिकॉज यू डोंट हैव टू कैरी कैश। आप फिर कैश ना कैरी करें और वो डायरेक्ट डेबिट हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। सो यू नो आपको वो SMS भी आ सकता है, ईमेल भी, आपको पता भी चल जाएगा कि पैसे चले गए। शाबाश, आपने कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी और मैं साथ नोट कर रहा था। क्या बात है, मसरफ, मसरफ का लफ्ज आप सीख रही हूं, उर्दू, क्या बात, कमाल हो गई। और सारा कुछ याद करके 2.5 करोड़ इस्तेमाल करें डेबिट कार्ड और 14 लाख क्रेडिट कार्ड। बड़ी याददाश्त है आपकी, बड़ी याददाश्त है। लेकिन आपको पता है कि ना किया करें, हाँ, फोन की भी बड़ी याददाश्त होती है। फोन में भी आपने बहुत कुछ रखा होता है, आईफोन में। वेरी नाइस लिंकिंग। उसकी याददाश्त से कुछ चीजें चुराई भी जा सकती थी, ऐसी खबरें आ गई। और उसके बाद अब आईफोन जो है वो फिर एक्टिव हो गया, यानी एप्पल कंपनी, सॉरी। कैसे? वो इस तरह, सारा कुछ बता दें हम, चलें। चलें जी, सबसे ज्यादा महफूज समझे जाने वाले एप्पल आईफोन में भी जासूसी की एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए जाने के इम्कानात सामने आए हैं। आईफोन्स को सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है, मगर हाल ही में मिडिल ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने यह दावा किया है कि आईफोन में मैसेज के जरिए जासूसी की एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा सकती है, और जिससे ना सिर्फ मोबाइल डेटा तक रसाई बल्कि मोबाइल ऐप्स जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप से मालूमात लेना मुमकिन है। और बातें सुनने के लिए मोबाइल का माइक्रोफोन और मोबाइल का कैमरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की, और सारिफ को पता भी नहीं चलता कि इसकी जासूसी हो रही है। इस शख्स ने ये सब दावा ऐसे ही नहीं किया, करके भी दिखाया। हमारे फोन तो नहीं कर रहा कहीं, नहीं पता लग जाएगा। इसके बाद एप्पल कंपनी ने इस पर काम शुरू किया है, घबराने की बात नहीं है। और अब ऐलान किया गया है कि ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का मसला दूर कर दिया गया है। तो चले, नहीं महफूज है। अच्छा, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं। हमारा क्या कुछ अर्सा पहले, लेट मी टेल यू, कुछ अर्सा मार्क ज़करबर्ग जो है फेसबुक जिन्होंने बनाया, उनकी भी एक तस्वीर आई थी और पीछे उनका लैपटॉप पड़ा था उनकी तस्वीर के पीछे, और उस पर देखा कि एक ब्लैक रंग की टेप जो थी, लैपटॉप का जो कैमरा होता है उसके ऊपर उन्होंने वो टेप लगाई हुई थी। यानी वो खुद अपना जो कैमरा है वो बंद करके रखते हैं। मैं सारों को एडवाइस करूंगी जिनके पास फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, कैमरे के ऊपर एक काली टेप लगा दें ताकि आपका कैमरा जब तक आप खुद यूज नहीं करना चाहते वो ऑन हो ही ना सके। तो इसको इधर रख दें, इसको हमने इधर रख दिया और अब हम लेते हैं एक ब्रेक लें और हम ये अंदर छुपाए ना, इसको छुपा के हाथ रख दें। एक बहुत अहम खबर, बहुत ही अहम खबर है जिसे जाहिर हो रहा है, साफ पता चल रहा है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, फिरका वाराना फसादात फैलाने की जो कोशिश करते हैं उनके खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लश्कर जंगी के अमीर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की है। मालूमात देने वाले शहरी का नाम मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। कराची में तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक लश्कर जंगी आलमी के अमीर सैयद सफदर की गिरफ्तारी में मदद देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तर्जुमान ने अवाम पर जोर दिया कि वो सैयद सफदर, इसके साथियों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए फोर्सेस से हर मुमकिन ताउन करें। तर्जुमान का कहना था कि सैयद सफदर दहशतगर्दी के कई वाकयात में मतलूब है। किसी भी शहरी को सैयद सफदर के बारे में मालूम हो तो वो व्हाट्सएप, टेलीफोन, ईमेल या रेंजर्स की हेल्पलाइन पर इतला दे। मालूमात देने वाले शहरी का नाम खुफिया रखा जाएगा, तो इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके पास इस बारे में मालूमात तो जरूर शेयर करें रेंजर से। बिल्कुल, गुड बना, अच्छा है कि आपने ये भी बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे आज वीकेंड है और मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा है कि वीकेंड टाइप बातें करने को, लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि आप सो रहे हो और आपका हुलिया जो है वो बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको पता भी ना चले। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मेरे साथ ये हो चुका है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन शायद 4 माह की बच्ची जोई जिसका नाम है वो बड़ी होकर हमें ज़रूर बता सकेगी कि उसके साथ क्या होता था, क्योंकि जो उसकी माँ है वो एक लॉस एंजलिस में फोटोग्राफर है और उसको बहुत शौक है उसको नए लिबास बनाने में, उसका हुलिया बदलने में, और इसका मेकअप करके पूरा मुख्तलिफ तरीके से किरदार बनाती है। उसको देखें जरा क्या क्या उसके साथ करती है। व्हाट एन अडोरेबल चाइल्ड, व्हाट ए मोटू बच्चा। तो हैलोवीन हो रही है तो वो वाली उसकी वो शक्ल बना देगी, कोई और इवेंट हो रहा है, कोई मूवी निकली हुई है, वो किरदार कोई उसके रूप जो है वो उसको बदल देती है, और कभी जॉन स्नो बना देती है, कभी पिकाचू बना देती है, और कभी रॉक स्टार।
उसामा इमेजिन, मतलब बच्चों के साथ आप कितना एंजॉय करते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसका सोना जरूरी है पहले। चुबाका के साथ देखें ये इसको हम सोलो बना दिए इस तरह, ऑब्वियसली नॉट, ये तो छोटू सा बेबी है, सारा रोजाना कुछ ना कुछ तैयार करके रखा होता है कि बस सोने का इंतजार होता है, बस सोता है और वो सब चीजें देखें और उसकी तस्वीर जब बड़ा होगा। आई मस्ट कन्फेस कि ये जो बच्ची है जो ये बहुत ही पीसफुल स्लीपर है, क्योंकि बच्चे के इर्द गिर्द हम तो ये करते हैं ना कि बिल्कुल शोर भी नहीं मचाना और हिलाना भी नहीं, तो उसको तैयार कर देती है और सीधा लिटा कर उसके बाद फिर क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चा। लेकिन जो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं वो भी रोजाना बिल्कुल तब्दील होकर सो रहे होते हैं। हाँ आई नो, वैसे ये लड़की है छोटी सी और ये बड़ी क्यूट लग रही है जो ये कि यार लड़का, बच्चे का क्या पता चलता है कि लड़की है कि लड़का है। नहीं, क्विकली मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैं जब छोटी थी मेरे छोटे भाई से मेरी लड़ाई हुई थी और उसने, मैं सो रही थी, उसने आके मेरे बाल काट दिए, पूरी एक लट पकड़ के उसने काट दी, वो भी छोटा सा था, हम सारे छोटे थे, शुक्र है मेरा मतलब सारी नहीं काट दिया उसने। लेकिन आज तक मुराद मुझे ये बात याद है और मैं बदला लूंगी किसी दिन। उसके तो बाल ही गिर गए यहाँ पे। सुन रहे हैं और उन्होंने देख लिया, अब आप बच जाएं, अब ये ना हो कि अब वो बड़े होकर भी ये काम कर दें, क्योंकि आपने ऑन एयर बता दिया उनकी शरारत। ओके जी, क्विकली। अच्छा, अगली खबर पर चलते हैं और ये भी खबर भी बहुत आम है। पाकिस्तान में तो MQM के कायद के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन इनसे मुतालिक अमेरिका और बरतानिया का रवैया नाकाबिल फहम है, बल्कि बहुत हद तक शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। कराची में 9-0 सील हो चुका बानी MQM की तस्वीरें हटा दी गई, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए दफातर मिसमार किए जा रहे हैं, कारकुनों और रहनुमाओं से भी पूछताछ जारी है। वज़ीर आला सिंध ने इन इक़दामात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत भी की है। खुद वफाकी हुकूमत ने MQM के बानी की तकरीर पर अपने एतराज़ात बरतानवी हुकूमत तक पहुंचा भी दिए हैं। हमने बाकायदा आज से 2 दिन पहले बरतानिया से कह दिया है कि जो कुछ हकायक और कवायद और कवायद आपके सामने, शवायद आपके सामने आए हैं, उसके नतीजे में स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपनी कार्रवाई करे। कुछ शवायद तोड़ फोड़ के बहुत कुछ जो फोटो जो आपकी कैमराज ने उनको फ्रीज कर लिया, वो हम भेज रहे हैं और हम बाज़ाब्ता तौर पर बरतानी हुकूमत को कह भी रहे हैं और कह दिया है और तवक्को भी रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, जिसमें एक जान भी गई, इस वाक़े में एक आदमी मारा गया, 7 जख्मी हुए, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी और सिक्योरिटी एजेंसीज के भी शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके नतीजे में बरतानिया में बरतानवी हुकूमत से राब्ते किए जाने की तस्दीक कर दी है, मगर बरतानिया से इस सिलसिले में कोई खबर सामने नहीं आ रही। सोने पे सुहागा कि अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली मुतनाज़ा तकरीर को काबिल गौर ही नहीं समझा, ना मीडिया हाउसेस पर हमलों को अहमियत दी, बल्कि उल्टा पाकिस्तान हुकूमत को मशवरा दिया कि वो तहम्मुल से काम ले। एहतजाज MQM का हक है। मार्क टोरर ने कहा कि जमहूरी माशरों में इख्तलाफी आवाज़ों को खामोश कराने की बजाय इनकी हौसला अफजाई की जाती है। अमरीकी बयान की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कायद MQM ने 22 अगस्त की तकरीर के बाद अमेरिका में टेलीफोनी खिताब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वैसी ही बातें की जो उन्होंने कराची प्रेस क्लब पर की थी। पाकिस्तान के एतराज़ात के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की जानिब से गैर वाज़ेह मौक़िफ़ बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, बल्कि शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अब इस तरह की तकरीर जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, बल्कि उसको रिपीट भी नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, अगर बरतानिया में की जाए, बरतानिया के खिलाफ अमेरिका में की जाए, तो फिर क्या होगा? और कह रहे हैं कि ऐसी कौमें जहां के इख्तलाफी नोट बर्दाश्त किया जाता है, इख्तलाफी बातें। बुर्कीनी का आपने देखा क्या हशर नशर आपने कर दिया कि गन पॉइंट पे आप लोगों से आप उनके कपड़े उतरवा रहे हैं। तो ये तो शुक्र है कि हम उस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह हमें बोलना चाहिए, लेकिन यू आर वेरी राइट कि उनके खिलाफ अगर कुछ किया हो तो देन वी वुड हैव कंपेयर्ड कि क्या हो रहा है। एनीवे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना हमने आज, बिल्कुल हमने डिसाइड किया था कि आज हमने गुस्सा नहीं करना क्योंकि वीकेंड है। और जाते जाते आपको हम क्या बताते जा रहे हैं, एक मूवी का ट्रेलर हमने आपको दिखाना है। ये पैनामा से ताल्लुक रखने वाले ये बहुत ही मकबूल तरीन एक बॉक्सर की मूवी है, और बॉक्सर का क्या नाम है? पर ये कहानी है, इस मूवी का आप ट्रेलर देख लें। वैसे पनामा से तो आजकल पनामा लीक्स ही मशहूर है, लेकिन उनके एक बॉक्सर थे और बड़े मशहूर हुए और उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बन रही है। लेकिन हाँ जी, ये ट्रेलर। आखिरी खबर ये है कि व्हाट्सएप दुनिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन से एक है, क्योंकि ये बड़ी महफूज है और प्राइवेट डिस्कशन इसकी पर आपकी रहती है। लेकिन अब ये तब्दीली भी कुछ आने वाली है, क्योंकि अब सब बदलने वाला है। व्हाट्सएप को कुछ हफ्ते कबल फेसबुक ने खरीद लिया था और अब ये फैसला किया गया कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डाटा, जिसमें इनके मोबाइल फोन नंबर भी शामिल हैं, ये सब फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। नॉट गुड, नॉट गुड। मेरा तो ख्याल है ये ऐसी चीजें ना आप बहुत ही एहतियात से यूज किया करें। एनीवे, इसी मैसेज के साथ हम आपको खुदाफिज कर रहे हैं और अब हम आपसे मिलेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। लेकिन ट्विटर, फेसबुक वो याद रखें, वो हमारा मामला फिट है, चल रहा है। और अब तो व्हाट्सएप भी वहां पर चल जाएगा नंबर। चलो ये क्या हो गया? ओके जी, रब रखा। आप भी सोचें क्या हो रहा है।